स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी सिंह। यूपी की सियासत का सुपर सैटरडे, जहां सौगात भी मिली, रेड भी पड़ी, साथ ही हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर सवाल और सियासत भी देखने को मिली। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत पल पल बदल रही है। कभी रेड की राजनीति तो कभी हिंदुत्व की बात। बीजेपी 2022 में विकास की नैया के सहारे जीत के किनारे पर जाने की जुगत में है, तो विपक्ष हर मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाने को तैयार है। तो आज बात सौगात, सवाल और सरकार पर होगी, लेकिन पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर मुद्दे की बात पर होगी मेहमानों से मुलाकात। यूपी के चुनावी समर में सौगातों और सवाल की बौछार हो रही है। बीजेपी जहां यूपी में पूरब से पश्चिम तक विकास की गंगा बहा रही है, तो वहीं सपा अध्यक्ष सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए पीएम मोदी एक के बाद एक यूपी के दौरे करके जनता को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो अब गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात। पीएम मोदी शाहजहांपुर में जब यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने पहुंचे, तो उन्हें देखने और सुनने के लिए अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर सीएम योगी और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। योगी ने जहां जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं पीएम ने सीएम की तारीफ की और कहा, यूपी के लिए योगी बहुत है उपयोगी। वहीं मोदी ने विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। जो जनपद इससे जुड़ने जा रहे हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ेगा, दूरी को कम करेगा और आपसी दूरी को ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का कार्य भी करेगा। और दिलों को जोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं शाहजहांपुर की इस क्रांति की धरती पर हुआ है। एक तरफ जहां यूपी में पूरब से पश्चिम तक विकास की गंगा बहाने में लगी है डबल इंजन सरकार, तो वहीं लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर हुई छापेमारी से अखिलेश बौखला गए। रायबरेली में अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले ये सब जानबूझकर किया गया है, अभी तो ईडी और सीबीआई भी आएगी। में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। शाहजहांपुर में जहां बीजेपी ने सौगात दी, तो रायबरेली में अखिलेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं यूपी की लड़ाई में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल प्रियंका ने इस बार लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। अभी तक यूपी में वो अकेले ही प्रचार कर रही थी, लेकिन अब राहुल भी उनके साथ आ गए हैं। हार के बाद अमेठी में पहली जनसभा को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने कहा कि उनकी जनता ने राजनीति सिखाई। राहुल ने कहा कि मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई फैलाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैला रहे हैं। होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। जो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। मतलब जो उसे डर लगता है उसका वो सामना करता है, वो हिंदू होता है। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदू का
रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। उत्तर प्रदेश के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के साथ उत्तर प्रदेश और पूरे देश को सबसे बड़ी सौगात मिली। तो वहीं सपा नेताओं के खिलाफ आईटी की छापेमारी ने सियासत को और गरमा दिया है। बीजेपी की विकास के नाम पर जहां वोट बटोरने की तैयारी है, तो वहीं अखिलेश भी 22 में 22 साइकिल के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। अब तीर किसका निशाने पर लगता है, ये तो चुनावी परिणाम बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा और सियासत के लिहाज से तो काफी अहम ही रहा, क्योंकि 2.5 साल बाद राहुल गांधी नजर आए, अपने अमेठी हार गए थे। उसके बाद इतने सालों बाद उन्हें याद आई और वो भी हिंदू और हिंदुत्व का सवाल लेकर आए। तो बात आज हो रही है सौगात, सवाल और सरकार पर। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मिलवाते हैं आपको। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता ओपी सिंह इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। विनय सिंह सपा के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और योगेश सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूं, उसके पहले एक बहुत बड़ी जो बात है वो पीएम ने कही थी योगी के लिए, और उसका पलटवार जो किया है वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। सुनते हैं। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर के साथ साथ स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए जो स्मार्टफोन न चला पाए आज के जमाने में, जो कंप्यूटर न चला पाए आज के जमाने में, वो योगी नहीं हो सकता, वो अनुपयोगी है। तो योगी बहुत है उपयोगी और दूसरे कह रहे हैं कि अनुपयोगी। हर रंग राजनीति का हम दिखा भी रहे हैं, देख भी रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी, आपसे ही मैं सवाल करना शुरू करूंगी इस बयान के बाद। एक तरफ उपयोग की बात हो रही है, योगी योगी, और दूसरी तरफ अनुपयोगी, यानी कि लपकना जिसे कहते हैं। अखिलेश पूरे तरीके से इस मुद्दे को लेकर लपक गए, देर नहीं लगी उन्हें पलटवार करने में। देखो रजनी, यही भारतीय राजनीति के रंगमंच की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है जिसको हम देख रहे हैं। एक तरफ जहां पार्टी के अपने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं तंजात्मक रूप से अन्य जो दल है वो निश्चित तौर पे उनका विरोध कर रहे हैं, जो बहुत स्वाभाविक बात है। इसमें कुछ ज्यादा अच्छा बुरा या पुराना नया नहीं है, ये भारतीय राजनीति का एक हिस्सा है। और देख, जैसा कि चुनाव आ रहे हैं तो उसके आधार पर यही चीजें हम देख सकते हैं कि जो अपनी अपनी पार्टी है अपने तरीके से बात करी, लेकिन जो माननीयों की भाषा है, मुझे लगता है इस पे कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सही होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी दल का आदमी हो, कोई भी दल का नेता हो। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार चीजें आदमी व्यक्तिगत रूप से ले लेता है, और मुझे लगता है खामी और जो उपलब्धि है वो हर पार्टी की अपने अपने स्तर पे होती है। लेकिन इस तरीके की जो बातें हैं, चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मतलब एक शिक्षित भाषा के रूप में नहीं जाती है। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करा या पूर्व में सरकारें रही उन्होंने काम नहीं करा। हर एक का जो कालखंड होता है वो राज्य के लिए, देश के लिए, जिसकी जो सरकार होती है अपने अपने स्तर पर वो काम करती है। इसमें कोई वो नहीं है। आज भी तमाम शिलान्यास हुए, ऐसी चीजें रही, तमाम योजनाओं की जो है हुंकार भरी सरकारों ने काम भी किए।
लेकिन जो शब्द, ये जो चीजें हैं ना, ये पिछले दशक भर में बड़ी आम और बड़ी कॉमन सी हो गई है कि जो हम देखते हैं कि कोई किसी के विषय में कुछ भी बोल देता है। अभी देखिए, इस बात को आप वैसे ले या तंजात्मक रूप ले, ये अपने समझने की बात है, क्योंकि दोनों ही राजनीति के बड़े चेहरे हैं जिन्होंने ये बातें कही, माननीय प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव साहब। तो ये अपने अपने एक सोच के उसकी बात होती है। बाकी तो चुनावी रंगमंच है, अभी चलेगा। अभी ऐसे बहुत सारे बयान रजनी हमें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेंगे। और अभी इसकी शुरुआत हुई है। 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पर भी हम देख रहे थे। अभी मेरा गोवा दौरा था, तो वहां पर मैं देख रहा था किस कदर वहां भाषाओं का प्रयोग था। ये तो चलो फिर भी बहुत सभ्य तरीके से, अगर हम उन बाकी नेताओं की बात करें तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, इतना सब कुछ चल रहा था। तो हम वहां पे कवर करने गए थे। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं उनसे व्यक्तिगत नेताओं से मिला। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, ये किस भाषा की तरफ आप जा रहे हैं? ठीक है, विरोध कीजिए, सम्मान दे दीजिए, लेकिन आप जो है भद्र भाषा के साथ जो गाली गलौच या तू तड़ाके, ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कोई चेहरा नहीं। ठीक है जी। विनय सिंह जी, जो अखिलेश यादव ने कहा, अगर सौगातें मिल रही हैं, काम हो रहा है, तारीफ हो रही है, लेकिन ये व्यक्तिगत हमले कैसे? आप जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अनुपयोगी है और जो लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, ऐसे तो कई लोग हैं। आप उनकी तरफ फिर उनको क्या कहेंगे? रजनी जी, उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा है, जो स्थिति आज है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था, जिसके आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं योगी जी उद्घाटन हो रहा है, आधारशिला रखी है, क्या हो रहा है सर? पहले समझ लीजिए। क्या उद्घाटन? कौन सा आधारशिला? कौन सा आधारशिला इन्होंने रखा है? गंगा कुछ नहीं रखा। जितने भी आज गंगा परियोजना का जो भी आधारशिला है, जो भी ये योजना है, वो समाजवादी पार्टी के था। वो विजन, वो सोच, अभी तो वो सारी ये आधारशिला है, जमीन क्रय की गई, ये सब पहले आप लोगों ने कर लिया था। यानी कि आप लोग हमेशा वही कहते हैं बिल्कुल कि काम हमारा नाम होगा। पूर्वांचल का ये बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जमीन क्या हम लोगों ने क्रय नहीं की थी? क्या उसका नाम घोषित नहीं कर दिया था? क्या उसका शिलान्यास नहीं किया था? तो और वो किसकी योजना थी? आज 100 डायल किसकी योजना है? आज जिसको 112 करके चलाया जा रहा है, या दूसरे की योजनाओं को अपने को बता करके आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को बताते हैं कि हम विकास के पुरोधा हैं। ये विकास के नाम पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं, यह तो केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जो कि जिसको हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता है। हिंदुत्व का असली मतलब होता है हीन भावना से परे, जिसके अंदर ही, और इनके अंदर हीनता, इनके अंदर नफरत, तमाम धर्मों के लिए, तमाम जातियों के लिए। आज आप देखिए ना, ये बैकवर्ड को देखना चाहते हैं, ना दलित को देखना चाहते हैं। जिस तरीके से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसको हिंदुत्व कहते हैं? हिंदुत्व का मतलब होता है नफरत से परे, जो भारतीय जनता सवाल पार्टी मैंने कुछ और ही किया था, उसका जवाब देना चाहेंगे आप या नहीं देना चाहेंगे? कौन सा? अनुपयोगी को लेकर जो कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो सवाल मैंने आपसे किया था, तो उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया, उसका जवाब आप देंगे या नहीं? आज उत्तर प्रदेश की दुर्दशा इस अनुपयोगी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहे हैं, इन मुख्यमंत्री के शासनकाल में हो रहे। आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो बेटियां जलाई जा रही है टायर और जो है और सब चीजों से, तो ये इसी शासनकाल में है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई गलत नहीं कहा। आज इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज 80% का बजट जो है इन्होंने अपने प्रचार में खर्च कर दिया। कौन सी योजना की बात करते हैं? हर चुनाव आने के पहले 80,000 90,000 करोड़ इस तरह की सौगातें ये बांटते रहते हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं दिखता है। यानी आपके हिसाब से सौगात नहीं मिलनी चाहिए जनता को? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन जमीन पर दिखना चाहिए। कहाँ है वो सौगात? जो 13,000 लाख करोड़ रुपया आया था, वो कहाँ है? तमाम ऐसी योजनाएं थी, आज वो कहाँ है? हाँ, सपा हमेशा कहती है कि काम हम करते हैं, नाम अपना करते हैं। जवाब देंगे कुछ? जी रजनी जी, बहुत सही, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में बहुत बड़ा जुमला है। इनका जुमला है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम बताए जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और जिसका इन्होंने उद्घाटन किया हो। मतलब अखिलेश यादव एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस तरह की बचकाना बयान देंगे,
खैर ये उनकी बुद्धि, वो सबसे। मेरा रजनी जी ये कहना है जो डिबेट का विषय आपने रखा है, आज उत्तर प्रदेश के लिए अपार हर्ष का विषय है कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, जो 600 किलोमीटर लंबा है, जो 12 जनपदों को जोड़ता है। ये अपार खुशी की बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विकास कर रही है। मेरा रजनी जी ये कहना है, ये चाहे जो कहे, कहना भी चाहिए, विरोधी पार्टी है, आरोप भी लगाना चाहिए, सरकार के कामकाज में इनको जो है विपट भी करना चाहिए। लेकिन रजनी जी, मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि योगी जी और मोदी जी सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड। अब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये मतलब ये कहना कि स्मार्टफोन नहीं चलाने आता, इसका मतलब कि सही में स्मार्टफोन लेकर के अखिलेश यादव पैदा हुए थे, ये जाकर के इंग्लैंड में या तो सीख के आया। मतलब इस तरह का व्यक्तिगत आरोप लगाना। दूसरी बात, जो भी काम हो रहा स्वागत करने की बजाय अगर उसमें तकनीकी कोई गड़बड़ी है, अगर उसमें कोई कमी है, तो इनको विपक्षी दल के नेता के हैसियत से जरूर उठाना चाहिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये है, बिल्कुल उठाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गुणवत्ता पर, ये है राम मंदिर में, ये है जो 9 उन्होंने मेडिकल कॉलेजों का एक साथ किया उद्घाटन, उसमें कभी ये है। ये मतलब ठीक है, चलिए विनय जी आऊंगी, लेकिन एक मेहमान है, उन्होंने तो अभी ओपनिंग कमेंट्स भी नहीं दिया है। चंद्रमोहन शर्मा जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। बहराइच का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है, बदायूं का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है। विनय जी थोड़ा सा रुकिए ना, चंद्रमोहन जी को भी तो थोड़ा बोलने दीजिए। रुकिए सर, डिबेट शुरू हो रही है, ओपनिंग कमेंट्स तो लेने दीजिए मुझे। हाँ चंद्रमोहन शर्मा जी, आप मुस्कुरा रहे थे दोनों नेताओं की बात सुनकर, आखिर क्या वजह है? रंजीत जी, वो कत्ल भी करते हैं तो उफ नहीं करते, हम मजाक भी करते हैं तो हो जाती है चर्चा। अच्छा, देखिए, दोनों नेताओं की बात सुना था, बड़े मजाक थे। आज ओपी भाई को दर्द हो रहा है कि एक विपक्षी पार्टी उनके साथ ऐसी बात कर रही है। लेकिन आप नहीं सोचे कि आपने क्या क्या नारे दिए थे दिल्ली को, आपने क्या क्या नारे दिए थे यूपी को। अब की बार योगी सरकार, महंगाई डैम खाए जाता है, क्या इस पे आज चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस पे बात नहीं कहना चाहिए? अब आवाज आ रही है, गली गली में शोर है, अब के बार योगी सरकार गोर है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। यूपी की सरकार के अंदर इतना 4.5 साल गुजरने के बाद जब इलेक्शन दौर पे अब आप आए, तो आपको जिस विकास की बात करनी थी उसका डाटा रखना चाहिए था। आपके रहते हुए गंगा के तट के ऊपर लाशें तैरती रही और आप चुप करके बैठे रहे। दिल्ली यूपी के अंदर जहां आपके पास 68,000 विद्यापक पद खाली पड़े और आपसे पद मांग रहे हैं, उन पे आप लाठीचार्ज कर देते हो। यूपी का बेरोजगार आपसे रोजगार मांगता है, उस पे आप लाठी का प्रहार करते हो। यूपी का किसान अगर आपसे गन्ना के मूल्य का दाम मांगता है, उसको आप आतंकवादी या टेररिस्ट, माओवादी कह देते हो। और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि यूपी की जनता आपकी बात पे यकीन करे। भाजपा का बूथ सबसे झूठ। आज यूपी से एक आवाज आ रही है कि भाजपा का बूथ जहां जाए सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि अगर बूथ में सच बोला होता तो किसान सड़कों पे ना उतरता, बेरोजगार सड़कों पे ना उतरता। और आज जो प्रचंड लोग बाहर निकल रहे विपक्ष की आवाज सुनने के लिए, वो बाहर ना निकलते, योगी जी पे खड़ो। तो आज प्रधानमंत्री को भी ये ना कहना पड़ता यूपी या उपयोगी कौन, ये डैश डैश। अब तो यूपी कह रही है ना चाहिए मोदी, ना चाहिए योगी, अब तो चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व की वो सरकार जो पिछले कई वर्षों से गायब थी। ना सपा ना भाजपा, एक ही जगह प्रियंका। अब ये जोर चलेगा क्योंकि चंद्रमोहन जी प्रियंका तो नजर आई, लेकिन ये 2-2.5 साल बाद राहुल को अब याद आई है, चुनाव हार गए, अब याद आ रही है उनको। देखिए, हमने अपना संगठन को मजबूत करने और यूपी के अंदर अपने कार्यकर्ता को उठाने के लिए प्रियंका गांधी निरंतर पिछले गत वर्षों से, जब तक यूपी की प्रभारी रही है, उन्होंने यूपी के साथ दामन इकट्ठा रखा है। आज राहुल गांधी जी को भी, क्योंकि अमेठी राहुल गांधी जी के दिल में बसती है और अमेठी वालों के दिल में राहुल गांधी बसते हैं, इसी का प्रमाण दिया
और इसीलिए राहुल चुनाव गांधी हार की गए। गर्जना वहां से गर्जी और दिल्ली के सिंहासन पर मोदी जी को यूपी और योगी की याद आ गई। अच्छा। तो ये तो एक है, ये एक राहुल गांधी जी हैं अकेले, जब बोलते हैं तो सरकार को यू टर्न लेना पड़ता है। ठीक है, विनय जी कुछ बोल रहे हैं। परसोल हो चाहे ठीक किसानों है। का आंदोलन हो। विनय जी बोलिए। न योगी न मोदी, उत्तर प्रदेश को चाहिए विकास, इसीलिए आ रहे हैं अखिलेश। क्या बात देखिए, है, उत्तर तमाम लोग प्रदेश अपना अपना विकास नारा लेकर मांग आए रहा हैं। है। ठीक बिल्कुल है। विकास मांग रहा है। हाँ। उत्तर प्रदेश विकास मांग रहा है। ये झूठ और जुमले और फरेब की सरकार नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश को। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, आप बताइए, एक सेकंड बस लेंगे रजनी जी। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि 73,000 अभी जो है कोर्ट न्यायालय में केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अगर इसको शुरू किया जाए तो कम से कम 20 साल लगेंगे उसको निपटारा होते। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है, कितने बेचारे बेगुनाह जेल में सड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर होता तो इस तरीके से थार लेकर के इनका गृह राज्य मंत्री का पुत्र अन्नदाताओं के ऊपर चढ़ा देता। आज लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि सांड इनके किसानों को परेशान कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि अगर किसी ने धान की, आलू की या मटर की फसल लगाई है तो इस ठिठुरते हुए ठंड में वो अपने फसल की रक्षा कैसे अच्छा कर विनय जी, सकता आपकी बातों से अगर साफ है इसमें कि इस बार चुनावी मुद्दों में किसान हैं, इसीलिए आपने आरएलडी के साथ गठबंधन भी किया है। साथ में आपको पूरा लग रहा है कि किसान जो है अहम मुद्दा है। किसान इस देश की रीढ़ है, कि अन्नदाता और इस आपके लिए देश वोट की बैंक रीढ़ है। वो तो हमेशा रहेगा परिध में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझ में आए तब ना, किसानों को खालिस्तानी, किसानों को आतंकवादी, तो उनके किसान कहने अगर पर पिज्जा खाएं तो इनको दर्द बिल है। वापस ले लिया, उनकी बातें मान ली, सरकार जान रही है, झुक रही है। देखिए, इनके कथनी और करनी में अंतर है। अच्छा। अभी भय है, जब तक दिल्ली की सरकार नहीं जाएगी हाँ। तब तक किसान चुप नहीं बैठेंगे, ठीक क्योंकि इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली की बारी है। ठीक है, दिल्ली की बारी है। और अभी हम इस चर्चा में जो सबसे अहम मुद्दा है वो करेंगे चर्चा कि जब अखिलेश के करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई, शिकंजा कसा गया, तो आखिर अखिलेश को मिर्ची क्यों लगी और ये क्या चुनावी हथकंडा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम मेहमानों से लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लौटेंगे ब्रेक के बाद। सौगात, सवाल और सरकार, इसी पर हम लगातार कर रहे हैं बात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, पल पल राजनीति बदल रही है। कभी सौगात की सियासत हो रही है, कभी रेट अगर पड़ती है तो इस पर सवाल उठाया जाता है, कभी रंग की राजनीति तो कभी हिंदुत्व की राजनीति। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करें। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से मिलवा दे। ओपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता है। विनय सिंह जो कि सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। और योगेश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चंद्रमोहन शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी इतने दिनों के बाद तो दर्शन दिए उन्होंने अमेठी की जनता को, और उसके बाद हिंदुत्व की चर्चा की। अब सवाल यह कि जो हिंदू आतंकवाद की बात करते थे वो अब नई सियासत गढ़ रहे हैं क्या? जो अब हिंदू अच्छे हैं, हिंदुत्ववादी जो है वो खड़े हैं। देखिए रंजन जी, बिल्कुल ठीक है, आपने इस पे मेरा वक्तव्य देना चाहता, तो मैं देता हूं आपसे। देखिए, आज दो तरह की विचारधारा देश के अंदर अग्रसर हुई। एक विचारधारा वो है जो हमें पहले मिली थी, वो थी गांधीवादी, और एक विचारधारा वो है जो आज आरएसएस के थ्रू हमारे किताबों तक पहुंच गई है, वो है गोडसेवादी। ठीक उसी चीज का विरोध राहुल गांधी जी ने करा है कि हिंदू कौन, गांधीवादी या हिंदू वो जो गोडसेवादी। अब हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख होना और क्रिश्चियन होना, ये हिंदुस्तानी होने का प्रूफ है, और वादी होना कट्टरता का प्रूफ है। हिंदुस्तान की बनावट और सलावट के अंदर कट्टरता का विरोध कांग्रेस ने किया है, अब भी करा और तब भी करा था जब अंग्रेज थे, और हम आज भी करेंगे जब ये लोग बैठे हैं। आज कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी को किसी मजहब धर्म के अगेंस्ट लड़ना नहीं सिखाता, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। चंद्रमोहन जी, कुछ दिनों पहले तो हिंदू आतंकवाद की बात हो रही थी और अब हिंदू बड़े सच्चे और अच्छे लग रहे हैं राहुल गांधी को। ये चुनावी चाल जनता समझती नहीं है क्या? देखिए, बिल्कुल जनता समझेगी। हम आज, हमारी बात समझने में कमी है, लेकिन अब जनता समझ रही है। हमने अगर किसी बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करा तो वो तो हम आज भी कह रहे हैं कि मजहब के अंदर कट्टर होना वो कट्टरवाद आदमी है, हिंदूवादी है, और मजहब के अंदर रहना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हम तो आज भी कह रहे हैं। ठीक है, आप बार-बार समझाइए, समझ से परे है। योगेश जी के पास चलते हैं, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। कांग्रेस सनातन के साथ चली है, ठीक है, कांग्रेस ने सबको साथ लेके चला है।
हमारा ठिकाना ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजाघर, हमारा ठिकाना हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में बसने वाला वो हर मंदिर, वो हर गिरजाघर, वो हर गुरुद्वारा और वो हर क्रिश्चियन, वो हिंदुस्तान कांग्रेस का है। हमारा हिंदुस्तान वो नहीं है कि लाशें तैरती रही गंगा के अंदर और प्रधानमंत्री जी को तट के याद नहीं आई। प्रधानमंत्री को तट तब याद आया जब उनको काशी विश्वनाथ जाना था। तो ये प्रश्न चिन्ह पूछा नहीं जाएगा एक हिंदू होने के नाते। ठीक है, जब सवाल उठते हैं तो राहुल मंदिर भी चले जाते हैं। ठीक है, योगेश सोनी जी, आपसे आना चाहूँ, इस बार के चुनाव में रंग की राजनीति से लेकर काम की, नाम की राजनीति से लेकर, अब देखिए राहुल गांधी इतने दिनों के बाद, सालों बाद तो आए और उस पर हिंदुत्व का मुद्दा, क्या राहुल के ये सुर कैसे बदल गए अचानक से? देखिए, हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि जिसपे हर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। विजय मंत्र मूल जो बीजेपी ने इस पे प्राप्त करा, अब हर पार्टी को लगता है, एक जमाना हुआ करता था कि जब हिंदुत्व को या हिंदुओं को उस जनसंख्या को बड़ी उससे देखा जाता था और उस तरीके से उनके साथ नहीं एक तालमेल एक वो था। लेकिन जब इस बार हिंदू की अगर देसी भाषा में बहुत स्पष्ट बात करें, बिना शर्माए बिना किसी घबराए, कि अगर आज हिंदुत्व की जो ताकत देखी और उसको जब बुनाया बीजेपी ने, तो सारी पार्टियां उसकी बात कर रही हैं। क्या इससे पहले कभी बयानों में ऐसी बातें आई थी? मेरे ख्याल में निश्चित तौर पर नहीं आई थी। आज उन चीजों को इसलिए कहा जा रहा है, आज इन चीजों को इसलिए समझाया जा रहा है कि जिस पार्टी ने इतनी इस निगाह से देखा और उन चीजों को उन्होंने अपनी बिना उपस्थिति दर्ज कराए अपनी बात को कहने में सक्षमता महसूस कर रही थी, और आज वही पार्टी, चाहे कोई भी हो, इसमें कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी क्या, आज सब हिंदुत्व की बात करते हैं, आज सब टीका लगाए बात करते हैं। तो उन्होंने उस चीज को, उस ताकत को पहचाना, उस बात को पहचाना है। और मुझे लगता है कि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को जब कोई हल्के में लेता है और जब वो अपने पे आता है तो ऐसा ही कुछ होता है। और आज हर पार्टी को उस शब्द की, उस चीज की जरूरत पड़ रही है जिसके लिए वो जिसको वो कभी उसकी अहमियत ही नहीं समझ पाया था। लेकिन आज बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इन चीजों पे जिक्र हो रहा है। अब बात राहुल गांधी के दौरे की करते हैं। देखिए, वो उनकी एक पैतृक सीट रही है और मुझे लगता है वहां पर उनको अपने गढ़ के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हुंकार भरनी चाहिए। देखिए, राजनीति है, उनके पास से एक बार सीट चली गई, वहां से जो है उनको निराशा लोकसभा चुनाव में पलने पड़ी। लेकिन अगर वो कमबैक करते हैं तो ये राजनीति का हिस्सा मान सकते हैं। लेकिन अपने बयानों में चीजों को लेके जो वो बताना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम उन्हें वो चीज याद तो आ रही है, जिसके लिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओपी सिंह साहब, आपकी ताकत को अब राहुल गांधी भी समझ रहे हैं। जिस हिंदुत्व की बात आप करते हैं और कर सत्ता में आए हैं। रजनी जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा ये कहना है कि 2022 का चुनाव सामने है। 2022 के मतगणना तक सबकी सरकार बनेगी, हम भी बना रहे हैं, कांग्रेस भी बना रही है, बसपा भी बना रही है, आप पार्टी भी बना रही है, ओवैसी भी बना रहे हैं और सपा भी बना रही है। लेकिन मतगणना तो बाद में होगी, पहले चुनाव में हम जाएंगे और चुनाव में हम इस बात के लिए जनता के बीच में बात करेंगे कि जो हमने 2017 में वादा किया था, क्या वो 2022 तक हमने पूरा किया। सपा भी जाएगी चुनाव में और वो अंतर बताएगी कि 2012 से 17 तक प्रदेश में क्या था और 2017 के बाद क्या है, वो भी जनता को समझाने के प्रयास करेगी। वो ये भी समझाने की प्रयास करेगी कि पिता पुत्र की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें रही है और उन 4 बार की सरकारों ने क्या विकास किया। बहन मायावती भी समझाएंगे कि मेरी 3 बार की सरकार थी, हमने उसमें क्या किया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके ही चैनल पर सबकी सरकारें बनती रही और जब मतगणना हुआ तो आपके चैनल से और सभी चैनलों से 6 महीने तक सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए और दूसरे छोटे छोटे पार्टियों के प्रवक्ताओं से आपको डिबेट का काम चलाना पड़ा। मेरा ये कहना है जो उसकी बात करिए, वही मैं देख रही हूँ। ओपी सिंह साहब, बहुत देर से मैं सुन रही हूँ, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं काट रहे हैं। दे पा रहे हैं। अरे देश आपसे लकीर पूछ रहा है, उन्माद पूछ रहा है, आपसे हाथरस पूछ रहे हैं और आप कहाँ इलेक्शन पे चले गए। आपको जवाब देना है। ये भीड़ जो उठ रही है, जो आज विपक्ष की आवाज बन रही है, ये भीड़ वो आवाज बन रही है जो लखनवी पर नरसंहार किया और मंत्री को अपने साथ में बिठाया। ये भीड़ वो है जो आपने एक बेटी को जिंदा करा दिया तेल डाल के, उसके क्रियाक्रम के पूछ रही है, सत्याचार जिसने बलात्कार बना और देश के प्रधानमंत्री योगी बात कर रहे। अरे जब भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए रजनी जी।
अगर आप हिंदू और हिंदुत्व को बोको हरम जैसे मतलब विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी और ISI से आप तुलना कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि भारतवर्ष में आप कहां खड़े। अगर आप जो है काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए धन देने पर अगर उनको दर्द हो रहा है, जिन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाने के लिए पैसा दिया, तो ये धन्य है। क्या इस देश में हिंदुओं का अधिकार नहीं है? आप किस हिंदुत्व की परिभाषा जानते हैं? 2 मिनट का टाइम राजीव गांधी के बुद्धि को सभी जानते हैं, उनकी परिपक्वता को जानते हैं। विनय जी को मौका देते हैं। विनय जी, बयान देते हैं, अखिलेश भी क्या उसी राह पर है जैसे राहुल गांधी भी हैं? विनय जी को बात करने देते हैं पहले। देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था, वो किसी के राह पे नहीं, अपने राह पे। अभी ओपी सिंह जी कह रहे बहुत हिंदुत्व की बात कर रहे। हिंदुत्व का असली मतलब होता है हीन दुष्यति इति, हीनम दुष्यति इति, मतलब जिसके अंदर हीन और नफरत की भावना हो ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कूट कूट के भरा है, इसको मैंने पहले भी कहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात न करे, ये छलावा करती है, यह केवल दिखावा करती है हिंदुत्व के नाम पे। इनके उप मुख्यमंत्री कभी कहते हैं सीता मैया जो है टेस्ट ट्यूब से पैदा हुई थी, इनके घटक दल कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है दशरथ के पुत्र ही नहीं हो सकते क्योंकि महाराज दशरथ पुत्र पैदा ही नहीं कर सकते। ठीक है विनय जी, दोहरा चरित्र है इन लोगों का। विनय जी, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल। विनय जी, एक सुनिए ना, आप जो अहम मुद्दा है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन रहा, शनिवार की हम बात कर रहे हैं और सुपर सैटरडे की बात कर रहे हैं। एक तरफ सौगात हो रही थी, दूसरी तरफ अखिलेश सवाल उठा रहे थे। जब अखिलेश के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा था, तो वो उनको मिर्ची क्यों लग रही थी? उनको सवाल उठा, उनको मिर्ची क्यों लग रही थी? अरे सौगात पे किसी को कोई सवाल नहीं उठा रहा है। हाँ। लेकिन इनके सौगात जमीन पे कभी आए नहीं ना। 13 जब रेट पड़ी, जब इन्होंने दिया था, जब रेट पड़ी सपा नेताओं और करीबियों पर, तो अखिलेश 15 लाख रुपया सबके खाते में आने वाले थे। अखिलेश आग बबूला क्यों हो गए? उत्तर प्रदेश जी, जब रेट पड़ी, कार्रवाई कर रही है आयकर विभाग की टीम, तो इस पे आग बबूला होने की क्या जरूरत थी अखिलेश को? अरे कहां आग बबूला। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उतर चुकी है। अभी तक 12 प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अब ईडी और सीबीआई भी आ जाए तो इससे समाजवादी पार्टी को डरेगी नहीं। समाजवादी पार्टी हर ऐसे कृत्यों का जमकर मुकाबला करेगी। डरे वो जिसने वॉशिंग मशीन लगा रखा हो, जो अपराधियों को धुल करके अपने पार्टी में लेते हैं। समाजवादी पार्टी में या तो समाज के हर वर्ग, तो कार्रवाई हो जाने देते ना। ये कार्रवाई चल रही है, उस बीच आकर कह रहे हैं कि अभी ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। कार्रवाई आखिर अभी चुनाव के ठीक पहले ही क्यों? हाँ। आखिर ऐसा क्या उनको जल्दबाजी थी? अब वो चोराव को देखकर करेंगे क्या? आयकर विभाग को अगर पता चला है कि आय से अधिक संपत्ति है तो वो कभी भी कार्रवाई कर सकती है। अभी ऐसा तो है नहीं कि चुनाव है तो वो हाथ पैर नहीं बांध कर बैठ जाएंगे। 5 साल सत्ता चलाए, आप 5 साल सत्ता चलाए, आपको पता नहीं कार्रवाई करी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कौन अपराधी है, किसके पास आय से अधिक संपत्ति है, कौन गलत है, कौन सही है? आप कर क्या रहे थे? मूंगफली छीन रहे थे। अच्छा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? ठीक है, जवाब दीजिए बीजेपी की तरफ से ओपी सिंह साहब, ये चुनाव में ही क्यों कार्रवाई हो रही है? देखिए ऐसा रजनी जी, आपका जो डिबेट देख रहा होगा और जिस विषय पर आपने डिबेट शुरू किया है और हिंदू और हिंदुत्व के बारे में हमारे कांग्रेस आपके तरीके से डिबेट थोड़ी ना चलेगी। जिस तरह से आपके छलावा के हिसाब से डिबेट थोड़ी ना चलेगी, क्योंकि राम भक्तों पर गोली चलाने अरे वाले ओपी सिंह साहब, सवाल कुछ होता है जब आप चुनावी साल में अखिलेश जवाब चाह रहे हैं कि ये आईटी की टीम आई है, ईडी वाले भी आएंगे, सीबीआई वाले भी आएंगे, ये चुनाव से 2 महीने पहले कार्रवाई क्यों हो रही? जवाब दीजिए ना सर। अरे रजनी जी, ये बताइए कि चुनाव के 2 महीना पहले इनकम टैक्स, पुलिस, हाई कोर्ट, सीबीआई, ईडी सब काम करना बंद कर दे, सब काम करना बंद कर दे।
आयकर विभाग अगर आप तो क्या 4 साल बंद रहा? क्या 4 साल ईडी और हाईकोर्ट और सीबीआई रही नहीं है? क्या 4 साल क्या करती रही है? ये सारी संस्थाएं 4 साल क्या करती रही हैं? बड़े अपराधी मारे गए, 4 साल क्यों निष्क्रिय रही हैं? आपके कार्यकुशलता पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है। आपके कार्यकुशलता पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है। आप 4 साल तक क्या करते रहे? आप 4.5 साल तक क्या करते रहे? उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और गंगा मैली हुई है। तमाम लाशें तैरती रही मां गंगा में। मां गंगा में तमाम लाशें तैरती रही जो मानवता को शर्मसार करती रही है। तमाम लाशें मानवता को शर्मसार करती रही हैं। 2012 आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या बन के गई है पूरे विश्व में, जहां पर हजारों लाशें गंगा मैया में बिना किसी कर्म के तैरते हुए पाई गई। बताइए ना, ये देखिए बंदूक वाली पार्टी से बाहर और संदूक वाली पार्टी, ये बताइए 120B का मुजरिम कौन सी बंदूक गृह राज्य मंत्री, 120B का मुलजिम गृह राज्य मंत्री बाहर है, ये नकली गांधी, गृह राज्य मंत्री बाहर है, नकली गांधी सरनेम लेकर ढोने वाले परिवारवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां, ओपी साहब थोड़ा सुन लीजिए फटाफट से। पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस के नेता ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव आता है वो विपक्ष के लोगों पर छापेमारी करती है। 2 संदेश हैं, विपक्ष को भी डरना नहीं चाहिए, आखिर लोगों को किस बात का डर। विनय जी सबसे पहले आपसे, ये डरने की जरूरत क्या है? करने दीजिए ना कार्रवाई, अगर कुछ दाल में काला नहीं है तो बस फिर हाँ, ये डरने की जरूरत क्या है? कोई डर नहीं है, कोई नहीं डर रहा। समाजवादी पार्टी, इनके 12 प्रदेश के मुख्यमंत्री की भय और वातावरण में तस्वीर देखी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को नगण्य करके खुद आज चुनाव मैदान में है। कौन डरता है? समाजवादी कहाँ डरते हैं? समाजवादी हमेशा लड़ते हैं। अरे समाजवादी में है कौन? मुलायम परिवार को माइनस कर दीजिए तो कौन समाजवादी नेता है? कितने नेता इनके देश में है बताइए, पूछिए। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मुलायम यादव, रामगोपाल यादव, चंद्रमोहन शर्मा जी के पास चलते हैं। ठीक है परिवार की नहीं, हम वो बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं, सब उठाते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी समाजवाद को जानते ही नहीं है। अखिलेश ने ये भी कहा कि भाजपा कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रही है, यानी कांग्रेस भी कभी ऐसा करती थी क्या? सरदार भगत सिंह जी भी थे, समाजवादी तो चंद्रशेखर आजाद भी थे, समाजवादी सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन होगा तो कमलनाथ के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जब महाराष्ट्र में होगा तो शरद पवार पे कार्रवाई हो जाएगी, जब बंगाल में आएंगे तो ममता पे कार्रवाई हो जाएगी, जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश के नेताओं पे कार्रवाई होगी। ये भाजपा का चाल चरित्र नियत है, क्योंकि जब जब भाजपा को डर लगता है तो भाजपा अपनी 4 चीजों को लेकर इलेक्शन लड़ने के लिए वो सामने आ जाती है। ये भाजपा की नीति है, ये इनके हाथ में। ठीक है, बोलने दीजिए, फिर सवाल लीजिएगा सर। लिखी गई है। अब देखिए बात क्या है, अगर विषय में 2014 के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुई और देश की जनता ने जो बहुमत 2 बार दिया भाजपा को, वो भाजपा की इस बात से दिया कि पिछली सरकारों के अंदर ये काम गलत हुआ था। सवाल सुन लीजिए जल्दी से, आप ही से होगा वो सवाल। हाँ सर, सवाल करिए। मेरा रजनी जी एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े गुंडा, जिसको हाई कोर्ट से लेकर के कोर्ट जो है तलाशती रही 2 साल तक, किस पार्टी? वो है अन्नदाताओं के ऊपर थार चढ़ाने वाले, वो है अन्नदाताओं के ऊपर थार चढ़ाने वाले 120B के मुजरिम और उनका लड़का आशीष मिश्रा। एक ही है जो मानवता के दुश्मन है, जो दिन दहाड़े है इस देश की रीढ़। सिंह साहब चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं। अब कांग्रेस से पूछ रहा। ठीक है। योगेश सोनी जी, जब भी चुनाव होते हैं ये रेट क्यों पड़ती? बंगाल देख लीजिए, कहीं ये सवाल अखिलेश ने भी उठाया है, ये और अखिलेश के करीबियों पर ही रेट डालना, क्या अचानक से बयान आ जाना, बौखला गए हैं अखिलेश, या फिर उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आगे मुसीबत और बड़ी हो सकती है, इसलिए पहले से जनता के सामने अपने दिल की बात कह दी? रजनी, मुझे ऐसा लगता है योगी ने अपनी पारी संभालते ही, योगी सरकार ने इस तरीके की कार्रवाई शुरू कर दी थी। माफियाओं की संपत्ति, माफियाओं पर शिकंजा, ये जो रेड है, आप ये बताइए आंकड़ों के आधार पे ये अभी हुई है?
मेरे ख्याल में मैं आंकड़े देख रहा हूं, अब तक 734 लोगों पर लगभग पक्ष विपक्ष नेता जो भी जैसे भी लोग हैं उसकी बहुत बड़ी कैटेगरी है, वो रेड लगातार चल रही है। 734 को आप अगर वर्गीकरण कर दे तो साल में करीब 150 बड़े ऐसे लोगों पर ये रेड पड़ी है या उनकी संपत्ति कुर्क करी है। अब इसमें आप ये कहें कि चुनाव से पहले करा, ये थोड़ा सा जो है संदेहास्पद और आश्चर्यजनक लगता है इस तरीके का बयान। सरकारें अपना काम कोई भी वो करती है, बात रहती है इस मिसयूज की। अगर ये करना होता तो आदमी पहले भी कर सकता है या बाद में भी कर सकता है। इस चीज को हम ऐसे नहीं ले सकते कि उसकी ऊपर कार्रवाई चुनाव के समय, चुनाव अभी आ गए तो आदमी क्या करेगा, अपनी मतलब बाकी के काम रोक देगा। और ये लिस्ट में पहले से ही है, पहले इसकी तकनीकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। 3.25 महीने से पहले लिस्ट जारी हो गई थी कि इन पे कार्रवाई होनी, तो चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। चुनाव अलग है और ये कार्रवाई अलग है। मुझे लगता है इस पे इसका ना जोड़ा जाए। वो चंद्रमोहन जी, जवाब मिल गया होगा आपको भी और विनय जी को। चंद्रमोहन जी, पहले मैं आपसे राय लूं, आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल नहीं, मैं योगेश जी के विनय जी आ रही हूँ, चंद्रमोहन जी को थोड़ा सा बोलने दीजिए, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूं। मैं पहले विनय जी की बात का जवाब दूं। वो लोग जो सत्ता में रहे और गुंडा राज बना के रहे, जिनके नाम से लोग डरते थे, वो अगर ये बात कहते हैं तो ये देश की जनता और यूपी की जनता इस बात को भली भांति देखती है। जिनके रहते हुए मजहब के अंदर आज का विकेंद्रीकरण जिसका फायदा भाजपा ने उठाया, लास्ट टाइम विनय सिंह जी, जवाब आपको मिल गया होगा कि ये चुनावी कार्रवाई नहीं है, ये अगर ईडी कार्रवाई कर रहे हैं तो वो उन्हें करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है। सवाल किस बात के, फटाफट आंसर सर, आखिरी। देखिए संस्था का कार्य जो है वो चलता रहता है, उसमें मैं उस बात से मैं आपके एग्री हूँ। हाँ। लेकिन आपने बताया ना कि 3 महीना पहले लिस्ट बन गई थी, आखिर उसको रोक करके रखा गया। ये किसने कह दिया रोक के रखा है? ये तो आपके नेता कहते रहते हैं, आपके मायने निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यही सत्य है, यह डर और जब आपके करीबियों पर है तो शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये चुनावी कार्रवाई है। और अगर किसी और के ऊपर होता तो फिर आप ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल नहीं रजनी जी, यह इससे डरने वाले समाजवादी नहीं है। ये ईडी, सीडी, सीबीआई जितनी भी संस्थाएं हैं ये लगा दें, समाजवादी डरने वाले नहीं है, क्योंकि समाजवादी कभी ऐसे कार्यों में लिप्त ही नहीं रहे। समाजवादी हमेशा समाज के लिए रहे। तो सौगात भी मिली, सवाल भी उठे सरकार पर और आप लोगों ने सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सिंह साहब, चंद्रमोहन शर्मा जी, विनय सिंह जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज हमारी खास पेशकश में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।